रविंद्र सिंह द्वारा लिखित उपन्यास एक प्रेम कहानी मेरी भी। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 6 वापसी। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब मैं दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा। मैं जैसे ही चेकिंग काउंटर से निकला मैंने अपना इंडिया वाला सेल फ़ोन चालू कर लिया। मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया जैसा वह चाहती थी। मैंने उनको बता दिया कि उनका बेटा लौट आया है और वह पूरी तरह से ठीक है। वह भी मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी और इसलिए वह नहीं सोई थी। माएँ ऐसी ही होती हैं। मैंने उनसे कुछ देर बात की और उनको गुड नाइट कहा। फिर मैंने अपना सामान लिया। बाहर गेट पर मैंने फरीदाबाद के लिए टैक्सी ली। नहीं, मैं उसके घर नहीं जा रहा था बल्कि उस होटल की ओर जा रहा था उसने मेरे लिए बुक किया था। हमने अपनी पिछली गलती से सबक लिया था कि फरीदाबाद से दिल्ली का सफ़र कुछ मुश्किल भरा है, इसलिए क्यों न फरीदाबाद में ही होटल बुक कर लिया जाए। मैं टैक्सी में ही था कि मेरे फ़ोन पर कुछ मैसेज आए। सब खुशी के थे। सबसे ऊपर वाला इस तरह था, तुम्हारा होटल बुक हो गया है, तुम उतरते ही मुझे फ़ोन करना। मैं उससे बात करने के लिए बेचैन था और मैं एक बार उसके देश में था। मेरा मतलब है अपने देश में। कितना अच्छा लगता है बहुत समय बाद अपने प्रेम के पास लौटना। आपके आसपास की सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगने लगती है। हर खूबसूरत चीज़ आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। हर घंटे आपकी बेचैनी बढ़ती जाती है और जब तक आप एक दूसरे को देख नहीं लेते समय जैसे थम जाता है। मैंने उसे फ़ोन किया। बाद में उसने मुझे बताया कि कॉल देखकर उसने क्या किया था। अपने प्यारे नाम को इतने समय बाद अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर देखकर उसने अपना हाथ दिल पर रख लिया। मुस्कुराई, आंखें बंद कर ली, ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें खोली और फ़ोन उठाया। हाय कहकर वह ज़मीन पर ज़ोर से कूद पड़ी। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ हेलो। मैं उसके इस पागलपन भरे हाय को सुनकर खुश हुआ। वह एकदम बच्चे की तरह खुश थी। मैं कितनी कितनी खुश हूँ कि तुम आ गए। मैं भी और हम पागल हो गए। चीखना, हंसना, गाना, हम लोग इस तरह से खुश थे। मैंने उसे सुना। वह घर में खुश होकर घूम रही थी, सबको बताती हुई कि मैं आ गया था। बाद में एक एक करके उस घर की सभी महिलाओं ने मुझसे बात की। मुझे भी दो, मुझे भी बात करनी है। डैड सो रहे हैं इसलिए तुम उनसे कल बात कर पाओगे, उसने कहा। हम तब तक बातें करते रहे जब मैं होटल पहुंच गया। ऐसा नहीं करने का कोई कारण नहीं था। उससे रास्ता पूछ पूछ कर मैंने इन ड्राइवर को रास्ता समझा रहा था। मथुरा रोड पर मैकपाई होटल में मेरा उस रात का ठिकाना था। यह कोई अच्छा होटल नहीं था लेकिन उसने इसलिए उसे बुक किया था क्योंकि उस समय शहर के ज़्यादातर होटल बुक थे, क्योंकि वह शादी का सीज़न था और सबसे बढ़कर वह उसके घर के पास था। मैकपाई के रास्ते में हम शहर के भारी हिस्से से गुजर रहे थे और मेरे फ़ोन का नेटवर्क चला जाता था और मैं बार बार उसका नंबर डायल करता रहा। पूरी तरह से जाने से पहले नेटवर्क मेरे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर लुका छिपी का खेल खेलता रहा। मैं किसी तरह उसको मैसेज भेजने में सफल रहा। होटल पहुंचकर फ़ोन करता हूं, जिसका जवाब उसने दिया। नहीं, उस समय मुझे फ़ोन करना जब तुम होटल का रूम खोल रहे हो, भूलना मत। खैर, मैंने वही किया जैसा वह चाहती थी। आधे घंटे बाद मैं होटल में अपने कमरे का ताला खोल रहा था। मैंने उसको फ़ोन किया। हम वापस फ़ोन पर आ गए जब मैं उस अंधेरे में घुसा। ओके, तुम्हारी दाईं ओर एक स्विच बोर्ड है, उसका सबसे पहला स्विच लाइट का है, उसने कहा और मैं सोच रहा था कि वह मुझे क्यों बता रही थी। कमरा ठंडा था, एसी चालू था और कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने सेल फ़ोन की रोशनी की मदद से कमरे की लाइट ऑन की और आया एक प्यारा सरप्राइज़। हे भगवान! मेरे सामने बड़ा सा बेड था जिस पर गुलाबों के 2 बुके रखे थे। दोनों के साथ नोट भी लिखा हुआ था। वे इस तरह थे, वेलकम बैक और मैंने तुमको बहुत मिस किया। इसके अलावा कुशन के नीचे से टिश्यू पेपर झांक रहा था। दूर से मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन मैंने ध्यान दिया कि उसके होठों का मेन निशान उसके ऊपर था। उसने प्यार का एक एडवांस उपहार मेरे लिए रख छोड़ा था। मैंने नोट पढ़ा। जब तुम गए हुए थे तब मुझे महसूस हुआ कि मैं तुमको अपने लिए कितनी बुरी तरह चाहती हूँ। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ डियर। मेरे पिघलते दिल से यही निकला। मैंने टिश्यू पर
किस किए उस किस को सूंघा और किस कर लिया। उसने मुझे ऐसा करते हुए सुना। मैं चाहता था कि वह सुने। अगले ही मिनट किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? मैंने पूछा। बेल बॉय, जवाब आया। 2 मिनट डियर, दरवाजे पर कोई है, मैंने खुशी से कहा और दरवाज़ा खोल दिया। सर, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। ओके। वह बिस्लेरी की एक बोतल और 2 उल्टे रखे गिलास लेकर आया। उसने मेरे बेड के बगल में रख दिया और कनखियों से वहाँ जो कुछ भी बिखरा था उसने ऊपर नज़र डाली। वे फूल, वह नोट, शायद उसने वह किस भी देख लिया हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वह फिर से अपनी औपचारिकताओं पर लौट आया। वापस जाते हुए उसने देखा कि एक आधा खाली गिलास और पानी की एक बोतल रखी हुई थी। आपको पहले पानी मिल चुका है? नहीं, यह मेरा नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो, मैंने कहा। जब मैं कह रहा था तभी मैंने इस सेलफोन पर उसकी आवाज़ सुनी। वह चिल्ला रही थी, सोना, उसे रोको, उसे गिलास मत छूने दो। रुको, मैंने ज़ोर से उस लड़के से कहा और इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर वह मूर्ति की तरह खड़ा हो गया, मानो अगले ही पल वह एक बारूदी सुरंग पर चढ़ने वाला हो और मैंने उसको बचा लिया हो। उसने बड़ी उत्सुकता से मुझे देखा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। मैंने उससे कहा, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। वह कुछ समय देखता रहा लेकिन कुछ समझा नहीं और रूम से बाहर चला गया। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद करते हुए उससे पूछा कि उसने आखिर इस तरह से क्यों कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम इसका पता खुद लगाओ। वह फिर से शांत हो गई थी। मैं सोच ही रहा था कि उसका मतलब क्या था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमको प्यास नहीं लगी है? शायद, मैंने कहा और गिलास का कवर हटाया और उसे उठा लिया। फिर मैंने सुना वह कह रही थी, तुम वह पानी पी सकते हो जो मैंने तुम्हारे कमरे में छोड़ा था। मैं पानी का घूंट भरने ही वाला था कि मुझे समझ में आया कि उसके सरप्राइज़ अभी भी आ रहे थे। मेरा दिल इस खुशी से मुस्कुरा रहा था। गिलास के कोने पर लिपस्टिक के दाग थे। उसने गिलास से पानी के कुछ घूंट लेकर बाकी पानी उसने मेरे लिए छोड़ दिया था। कितनी प्यारी है तुम, कितनी प्यारी हो, मैं धीरे धीरे गाने लगा, पानी का आनंद उठाते हुए, ठीक उसी जगह से पीते हुए जहाँ उसने अपने होठों के निशान छोड़े थे। हमारी बातचीत रोमांटिक होने लगी और हम बहुत देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। मेरे ख्याल से रात के करीब 2 बज चुके थे जब हम आखिरकार जुदा हुए। उसको सुलाकर मैं नहाने चला गया। अंतिम बार मैं 30 मिनट पहले अमेरिका में नहाया था। देर रात उन खूबसूरत फूलों के बीच बैठकर मैंने उसे मैसेज लिखा। वे 47 दिन किसी तरह निकल गए, लेकिन तुमको देखने का यह कुछ घंटों का इंतज़ार मुझे मार डाल रहा है। गुड नाइट परी। दुर्भाग्य से अगली सुबह उतनी खुशनुमा नहीं थी। जेट लैग, मौसम का बदलाव, लंबे सफ़र की उदासी, रात का नहाना, इन सब के कारण मुझे जुकाम हो गया। मेरी नाक बह रही थी, सर में बुरी तरह दर्द हो रहा था और गले में भी। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरी वाट लग गई थी। बेचैनी में मैं दाएं से बाएं करवट बदल रहा था, उन बुकेज़ को दबाता हुआ जिनको मैं रात में अपने पास रख कर सोया था। मुझे आखिरकार आँख खोलने में काफ़ी वक्त लग गया। फिर मेरा ध्यान SMS की तरफ गया। मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी। मेरी घड़ी में 9:45 बज रहे थे। उफ, मैं चाहता था कि उसे जवाब में कुछ देर से आने के लिए लिखूं, लेकिन मैंने लिखा नहीं, बल्कि सारी ताकत जुटाकर मैं तैयार हो गया। मैं इस बार गर्म पानी से नहाया। मैं सब कुछ धीरे धीरे कर रहा था और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या उसके आने तक मैं कुछ बेहतर हो जाऊंगा। 11 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसे कुछ देर हो जाएगी, वह अगले आधे घंटे में मेरे पास पहुंच जाएगी। ओके। मैंने उससे कम ही बात की क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि उसे मेरी हालत का पता चले। मैं अब भी नाक सिकुड़ रहा था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और खांस रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी खोपड़ी के भीतर बहुत बड़ा ढोल बजा रहा हो। सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरे सिर में कभी कभी ही दर्द होता है और वह ऐसा ही एक दिन था। मेरी किस्मत। अगले आधे घंटे तक अजीब अजीब तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आते रहे। उफ, मुझे आज ही जुकाम होना था। बहती नाक और भारी आवाज़ के कारण 45 दिनों बाद उसे किस करने की मेरी ख्वाहिश टूट गई थी। मैं कितने समय से इसका इंतज़ार कर रहा
रहा था और अगले ही दिन मुझे भुवनेश्वर के लिए हवाई जहाज़ पकड़ना था। सबसे बढ़कर मुझे तो यह भी पता नहीं था कि मैं उसे अगली बार कब देख पाऊँगा। क्या होगा अगर मैं उसे अब भी किस करूँ। मैं अब भी अपने आप से बातें कर रहा था। मेरी यह ख्वाहिश मेरे अंदर के जुकाम के कीटाणुओं से बातें कर रही थी। लेकिन फिर शाम में मुझे उसने घर भी बुलाया था। क्या होगा अगर उसके घर वालों ने उसे मेरी तरह से छींकते और खांसते हुए देख लिया। क्या उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने उनकी बेटी को जुकाम दे दिया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ। लेकिन वह होटल पहुँची और उसने मुझे मिस कॉल दिया। मेरे अजीबोगरीब ख्याल में बाधा डालते हुए मैं उसे रिसीव करने के लिए अपने कमरे से भागा। आखिरकार 1.5 महीने एक दूसरे से अलग रहने के बाद हम एक दूसरे के सामने खड़े थे। मेरी सुंदरी मेरे सामने थी, अपने चीखने वाले सुंदर के सामने। उसकी शर्म और मुस्कुराहट बता रही थी कि वह मुझे देखकर कितनी खुश थी। वह मुस्कुराई और उसकी आंखों से पता चल गया कि मेरे साथ फिर से होने पर वह कितनी संतुष्ट थी और मैं अंदर से खुश, उत्साहित और कुछ घबराया हुआ भी था। हाय, मैंने उसे हल्के से गले लगाते हुए कहा। मैंने ऐसा इसलिए किया कि कहीं कोई देख न ले। वैसे कोई बाहर था नहीं। शुरू शुरू में हमारे अंदर एक झिझक सी थी। यह होता है ना। और उस हाय से वह तुरंत समझ गई कि मेरी हालत क्या थी। कोल्ड हुआ है तुम्हें? उसने आंखें उठाते हुए पूछा। न, बस हल्का सा, मैंने उसे जवाब दिया जैसे मैं ठीक था। उसने मुझे देखते हुए कहा, लेकिन तुम कोई दवा लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ठीक है डियर, यह ठीक हो जाएगा। सब मौसम के बदलने का असर है, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। अब हम अंदर चलें या दिन भर यहीं खड़े रहने का इरादा है? मैंने कहा। उसके चेहरे की चिंता मुस्कुराहट में बदल गई। झूठी, वह अब भी चिंतित थी। हम कमरे में गए। उसने कहा, मुझे चाय लेनी चाहिए, इससे जुकाम में कुछ राहत मिलेगी। इसलिए मैंने अपने लिए एक कप चाय का ऑर्डर दिया और उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स का। उसके परिवार में कोई चाय नहीं पीता, याद है? विचित्र परिवार। उसको साक्षात अपने सामने देखकर मैं कुछ सजग हो गया था। मुझे पता ही नहीं क्यों, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा हो जाता हूँ और इस हालत में मुझे हमेशा सामान्य होने में कुछ समय लगता है। लेकिन मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था। उसको देखना, उसके बगल में बैठना, उसको फिर से छूना, लेकिन बिना उसकी खुशबू को महसूस किए बंद नाक कुछ सूंघ नहीं सकती। लेकिन चाय पीने से मुझे कुछ और बेहतर महसूस होने लगा। मुझे उसके साथ अच्छा लगने लगा। कुछ मिनट बाद मैं उसको अपने इस सफ़र की कहानियाँ सुना रहा था, ऑफिस के बारे में बता रहा था। बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंस रहे थे, अपने लैपटॉप पर वहाँ खींची तस्वीरें देख रहे थे। थोड़ी देर में हम उस बड़े बेड पर एक दूसरे के बगल में पेट के बल लेटे थे। हमारे पैर ऊपर हवा में झूल रहे थे, हमारे हाथ ठुड्डियों पर टिके हुए थे और आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम लोग उन छोटे छोटे वीडियोस को देख रहे थे जो मैंने वहां बनाई थी और हमारी बगल में वे फूल पड़े थे जिनके साथ मैं रात में सोया था। उसके नोट्स और उसके होठों के निशान वाले टिश्यू पेपर पड़े थे जिनको देखकर अब वह शर्मा गई थी। वह ऐसे जता रही थी जैसे इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं गया हो कि वे बेड पर थे। जुकाम के कारण फरीदाबाद के मॉल्स में घूमने का मेरा मन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उस प्लान को कैंसिल कर दिया, बल्कि हम कमरे में ही रहे। हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की लेकर चर्चा की, जैसे हमारे मम्मी पापा कब मिलेंगे, शादी कब करना अच्छा होगा, अपने अपने करियर को देखते हुए शादी के बाद हमें कहाँ सेटल होना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अंतिम सवाल पर उसने तुरंत जवाब दिया था, वह शहर दिल्ली होना चाहिए, लेकिन भुवनेश्वर क्यों नहीं। मैंने बड़े आराम से विरोध किया और किसी 5 साल के बच्चे की तरह उसे बड़ी मासूमियत के साथ जवाब देना पड़ा। मेरे लिए मम्मा से दूर रहना मुश्किल होगा। मैंने उसके माथे और बालों से खेलते हुए कहा, हम तुम्हारी मम्मा को दहेज में ले जाएंगे। और हम हंसने लगे। उस दिन हमने बातचीत के दौरान यू टर्न लेते हुए अपने अपने पिछले जीवन के बारे में बातचीत की, अपने कॉलेज के जीवन, अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में और अपने अपने परिवारों के बारे में, अच्छी बुरी यादों के बारे में। उसने अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो वह मुझे छोड़कर किसी और को नहीं बता सकती थी। उसे अपनी बाहों में भरते हुए मैंने उसके आंसू पोंछ दिए। मुझे बताकर उसे अच्छा लग रहा था और उसने मुझसे वादा किया कि मैं किसी और को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, और वादे निभाने के लिए किए जाते हैं। मैंने उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया, धीरे धीरे उसको
सहलाते हुए उसकी भीगी आंखों को सुखाते हुए उसे अच्छा लग रहा था और वह मेरी बाहों में कुछ देर तक आराम करती रही। उसका मूड ठीक करने के लिए मैंने उसे कुछ जोक्स सुनाने शुरू किए जिससे उसे कुछ बेहतर लगे, और जब मैंने देखा कि उसके चेहरे पर हंसी लौट रही है तब मैंने कहा, तो अब देखते हैं कि मैं अमेरिका से अपनी जान के लिए क्या लाया हूँ। सच्ची मुच्ची, मैंने कहा और अपने बैग को खोलने के लिए बेड से कूद पड़ा। वह भी मेरे पीछे पीछे आई और जब मैं उसे खोल रहा था तो वह मेरी बगल में खड़ी रही, मेरे कंधे के ऊपर से देखती हुई। मुझे अचानक कुछ ध्यान आया और मैं कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा। लड़कों के बैग में झांकने की इजाज़त नहीं है। वह हंसी लेकिन वहीं खड़ी रही और उसने मेरे साथ बैग को चेक किया। जब उसने देखा कि मैं एक बड़ा पॉलीथीन बैग निकाल रहा हूँ, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। जब वह उसे लेने के लिए बढ़ी तो मैंने वापस छीन लिया। आहा, ऐसे नहीं, मुझे खोल कर दिखाने दो। ओके। और मैंने पर्पल कलर का एक छोटी बाह का टॉप निकाला, साथ में मैचिंग पेस्टल कलर की स्कर्ट भी। वाओ, उसने मुंह खोल कर देखते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है। लड़कियों को सरप्राइज़ अच्छे लगते हैं ना? अभी नहीं, मैंने कहा। इसे सचमुच अच्छा लगने के लिए तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। पहनो और मुझे दिखाओ। मैंने बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ जाकर वह कपड़े बदल सकती थी। कपड़े लेकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। कमरे में बैठा रहा मैंने इस तरह का कुछ भी कभी किसी लड़की के लिए नहीं खरीदा था। मेरी कोई बहन नहीं थी, न ही इससे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी कि मैं लड़कियों के कपड़े खरीदने के बारे में सीखता। कुछ मिनट बाद मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसने गर्दन बाहर निकालते हुए पूछा, क्या मैं बाहर आ जाऊँ? प्लीज़, मैं मरा जा रहा हूँ, मैंने कहा। 1 2 3। बाहर आने से पहले उसने गिनती गिनी और फिर वह मेरे सामने थी। उसे देखते हुए खुशी के मारे मैंने अपने हाथ खोल दिए। वह मेरे तोहफे में गजब लग रही थी, ब्यूटीफुल। और अचानक मैंने उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली, यह सोचकर कि कहीं इस तरह से देखने से कहीं उसे नज़र न लग जाए। लेकिन मैंने उसे फिर देखा, मैं खुद को रोक नहीं सका। उसके बदन पर वह टॉप स्कर्ट इतने अच्छे लग रहे थे जैसे वह उसके लिए ही बने हों। मैं हैरत में था और चुपचाप मैंने खुद का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि उसे भी हैरत हो रही थी कि शायद इसलिए उसने कहा, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो। वह ड्रेस और उसका बदन जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। मेरे कमरे के आईने में उसने खुद को देखते हुए कहा, मैं इस ड्रेस में सबसे अच्छी लग रही हूँ। यह मेरा अब तक की सबसे अच्छा ड्रेस है। फिर वादा करो। क्या? कि इसे सिर्फ तुम पहनोगी और कोई नहीं, तुम्हारी बहनें भी नहीं। मैं इसे सिर्फ तुम्हारे ऊपर देखना चाहता हूँ। मेरा वादा है। और इस वादे के साथ उसे ध्यान आया कि वह लेट हो रही थी। मैंने पॉलीथीन बैग में गिफ्ट पैक करने में उसकी मदद की और उसके बाद उसने मुझे गले से लगाया और कहा, बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। दरवाजे पर उसने मुझे अपने घर पर पहुंचने का रास्ता समझाया। मुझे उसके घर वालों के पास फिर जाना था। देर मत करना, उसने कहा और हाथ हिलाते हुए विदा ली। शाम में मैं उसके घर की तरफ पैदल चला जा रहा था। मुझे लगता है कि मैं उसके घर से 2 ब्लॉक दूर था कि मैंने देखा कि मेरी तरफ 2 लोग बढ़े आ रहे थे। एक करीब 3 साल का था और उसका हाथ पकड़े हुए एक करीब 60 साल का आदमी था। मुझे लगा मैं जानता था कि वे कौन थे। मुझे देखकर बुजुर्ग आदमी रुक गया। वह छोटा बच्चा उसे खींचने की कोशिश करता रहा। चलो आइसक्रीम, वह चिल्लाया। उस बेचारे बच्चे ने बहुत कोशिश की लेकिन असफल ही रहा। मैंने सामने वाले आदमी की ओर देखा और उस बुजुर्ग ने अपनी उंगली उठाई, उनके माथे पर कुछ लकीरें बनाई। उनको लग रहा था कि कहीं मैं उनके यहाँ आज आने वाला मेहमान तो नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोलते मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ रविन? हाँ जी, मैंने मुस्कुराते हुए उनके पाँव छुए। वे खुशी के डैड थे और वह बच्चा दान था जो अपने नाना को पास के आइसक्रीम पार्लर लेकर जा रहा था। लेकिन अब वह प्यारा बच्चा मेरा हाथ पकड़कर सड़क पर चिल्लाते हुए मुझसे पूछ रहा था, आप खुशी मौसी के दोस्त हो? हैं आप हो ना? मैंने झुकते हुए उसके नन्हे हाथों को चूमा और कहा, हाँ हाँ हूँ। जल्दी ही वह आइसक्रीम के बारे में भूल गया और मुझे अपने घर की ओर खींचकर ले जाने लगा। इस बीच वह चिल्ला भी रहा था, आओ ना, मौसी आपके लिए तैयार हो रही है, आओ आओ।
वह मुझे तब तक खींचता रहा जब तक मैं उसके घर में घुस नहीं गया। थोड़ी ही देर में दान, मम्मा, नीरू और मिशादी दान की माँ से घिर गया। दान जिस तरह से मुझे खींच रहा था सभी उस पर हंस रहे थे। मैंने दान के हाथ से अपनी उंगली छुड़ाई और सबको नमस्कार किया। फिर हम सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। खुशी के डैड भी आ गए थे और वे भी हमारे साथ बैठ गए। सवाल शुरू हो गए, इस तरह के सवाल कि सफ़र कैसा रहा और सब कुछ ठीक तो है, और उनके जवाब देते हुए मैंने अपने आप को उनके बीच सहज कर लिया। इस बीच खुशी भी आ गई। खाने पीने का दौर शुरू हो गया। पिछली बार की तरह उसके पूरे परिवार में मैंने सबसे अधिक उसके डैड से बातें की। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के लिए असल में क्या किया। बदले में वे भी मुझे बता रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स में इंजीनियर के रूप में वे क्या करते थे। बाद में उन्होंने शादी की बात भी उठाई, सीधे सीधे नहीं, कब और कैसे। मीसा दी की शादी हुई और फिर अम्मी दी की, और अब खुशी की बारी थी। उन्होंने अपनी बेटियों के ससुराल वालों के बारे में भी बातें की और उनके कामकाज के बारे में, हालांकि सब मैं अच्छी तरह से जानता था, बताया। मैं सोच रहा था कि इसका मकसद क्या था। मुझे एक विज्ञापन याद आया जिसमें एक आदमी का होने वाला ससुर उससे पूछता है कि तुम मेरी बेटी से शादी तो करने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम एक परिवार चला पाओगे? जिसका जवाब मैंने अपने दिमाग में दिया, मुझे लगता है कि मैं अपने साथ सिर्फ आपकी बेटी को लेकर जाऊंगा, बाकी परिवार आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। लेकिन मजाक की बात रहने दें तो मुझे उसके डैड बहुत समझबूझ वाले इंसान लगे। मुझे उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगी। हम सब खुशी के भाई दीपू का इंतज़ार कर रहे थे, जो गाड़ी चलाते हुए घर आ रहा था। मम्मा धीरज खो रही थी और उसे फ़ोन करके पूछे जा रही थी कि वह घर से और कितनी दूर था। बीच बीच में दान हमारी बातचीत को मज़ेदार बना रहा था। अपनी बचकानी बातों से सबको हंसा रहा था। वह मेरी गोद में बैठा था कि उसने अचानक गाड़ी की आवाज़ सुनी और दरवाजे की तरफ भागा। यह दीपू था। कुछ मिनट बाद वह दीपू को ड्राइंग रूम में खींचते हुए ले आया। जैसे वह मुझे खींच कर लाया था, मैंने दीपू से हाथ मिलाया और वह हमारे साथ बैठ गया। वह उस पूरे परिवार का सबसे तगड़ा इंसान लग रहा था। चौड़ी छाती, चौड़े कंधे, हष्ट पुष्ट शरीर। वह असम की किसी तेल कंपनी में काम करता था और छुट्टियों में आया हुआ था, तो अब मेरे जॉब से हटकर उसको लेकर होने लगी बात। हम काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठे रहे और करीब 8:30 पर हमने डिनर लिया। खाने के बाद अपना बगीचा दिखाने के लिए खुशी मुझे घर की दूसरी तरफ ले गई। मनी प्लांट और अमरूद के पेड़ जिस पर वह कभी चढ़ा करती थी, मम्मी के लिए अमरूद तोड़ने के लिए। मुझे उसके साथ कुछ देर का एकांत मिल सकता था, लेकिन नीरू और मम्मा ने हमें अकेला नहीं रहने दिया। उसके घर वह शाम काफ़ी अच्छी गुजरी। तब तक मैं उन सब लोगों से मिल चुका था जिनसे मैं पिछली बार नहीं मिल पाया था। उसके डैड, दीपू, मिशादी और प्यारे दान से। मैं खुश था कि मैं एक अच्छे परिवार का हिस्सा बनने जा रहा था और मैंने मान लिया कि वे भी खुश थे। 9:30 बजे तक मैं होटल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए इससे पहले कि मुझे और भी देर हो जाए, मैंने वहाँ खड़े लोगों से कहा, खासकर उसके डैड से। हाँ, तुम एक नई जगह पर हो। अच्छा तो यही है कि तुम होटल समय से पहुंच जाओ। दीपू तुमको छोड़ देगा। उन्होंने दीपू की ओर देखते हुए कहा, जिसको दान वैसे ही घूंसे मार रहा था जिस तरह से उसने WWF के लड़ाकों को मारते हुए देखा था। कुछ देर बाद दीपू गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और मैं सबको गुड बाय कह रहा था। दान चिल्लाता रहा, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, और इससे पहले कि उसकी जिद और बढ़ती, उसकी माँ ने उसे कार में बैठने की इजाज़त दे दी। इस सब के बीच मैंने खुशी की तरफ देखा, खामोशी से उससे पूछते हुए कि क्या वह भी आ सकती है, और मुझे लगता है मम्मा ने मेरी उस नज़र को भांप लिया था। शायद इसलिए उन्होंने खुशी से कहा, तू भी चली जा। उसके डैड उसे टोकने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि उसकी माँ ने उसे हरी झंडी दे दी है, मैंने टॉपिक बदल दिया। कुछ ही देर में हम कार की पिछली सीट पर बैठे थे। दान मेरे और उसके बीच बात करता रहा। साथ के इन अंतिम पलों में हमने हाथ थामा, लेकिन कुछ खास बात नहीं की। कुछ ही देर में हम फिर से जुदा होने वाले थे, पता नहीं कितने दिनों के लिए। हम ज़रा जल्दी ही मैकपाई पहुँच गए और यह गुड बाय कहने का समय था।
दीपू कार से बाहर आया और उसने दान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने उससे हाथ मिलाया और दान को किस किया, जिसने मुझसे पूछा कि मैं फिर आऊँगा और मुझसे कहा कि मुझे उसके लिए चॉकलेट लाना नहीं भूलना चाहिए। अब बारी थी मेरी महबूबा की। वह कार के बगल में खड़ी रही। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में भी वही भावनाएं थी जो मेरी आंखों में। वह आई और आकर मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। मैं कुछ कह नहीं सका, बस उदास मुस्कुराता रहा। उस एक पल उसने दीपू के वहाँ होने की परवाह नहीं की, बल्कि मेरी आंखों में देखती रही। दान को कार में बिठाते हुए दीपू ने कार स्टार्ट कर दी, जिससे उसकी बहन को पता चल जाए कि उनको वापस भी जाना था। उसने उसकी परवाह नहीं की और मेरे पास आते हुए बोली, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। तुम मेरी हो, हमेशा से कुछ ज़्यादा, मैंने कहा। और इस बार हम एक दूसरे के गले लगे, बिना आसपास के संसार की परवाह किए। वह कार में बैठ गई। मैं उसे तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कि कार होटल के गेट से बाहर मुड़ नहीं गई। वापस भुवनेश्वर में जीवन उसी पटरी पर लौट आया था। ऑफिस, उसको फ़ोन, जिम, उसको फ़ोन, कैट की तैयारी, उसको फ़ोन। लेकिन इस बार अलग यह था कि मैं उसकी आवाज़ को, उसकी चाल ढाल, उसके शरीर की भाषा, उसकी खुशबू से जोड़कर देखने लगा था। दिन गुजरते जा रहे थे और गुजरते दिन के साथ साथ रहने की हमारी शिद्दत बढ़ती जा रही थी। दिवाली का दिन था और हमारे पूरे बरामदे में दियों, मोमबत्तियों और पटाखों की चकाचौंध थी। एक हाथ से मैं इस सब को शूट कर रहा था और दूसरे हाथ में सेल फोन लिया हुआ था। खुशी से बात कर रहा था। हम लोग एक दूसरे को अपने अपने घरों के माहौल के बारे में बता रहे थे। दोनों तरफ सेल फोन इस हाथ से उस हाथ में जा रहे थे। पहले मैंने उससे बात की, फिर मम्मी ने उससे बात की, फिर मेरी माँ ने उसकी माँ से, फिर उसकी माँ ने मुझसे बात की और फिर हम दोनों बात करने लगे। फिर मैं और उसकी बहन, हर कोई, लेकिन सब कोई यह कह रहा था कि वह अगली दिवाली हमारे परिवार का हिस्सा बनकर मनाएगी। हमारे जीवन के कुछ और दिन गुजर गए। ज़िंदगी और अच्छी तब हो गई जब हम सप्ताह के काम के दिनों में एक दूसरे से 10 बजे के बाद बात नहीं करने की कसम से आज़ाद हो गए। कैट की परीक्षा हो गई थी। हम दोनों की परीक्षा बढ़िया हुई थी। यह कहने का सबको अधिकार है कि परीक्षा बढ़िया हुई है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। हाँ, लेकिन कैट की परीक्षा के हो जाने के बाद हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन शुरू हो गए। असल में अच्छी रातें, दिसंबर, जनवरी, जाड़े की ठंडी रातें, गर्म कंबल में लिपटे हुए हमारे सेलफोन और हम। मैं आपको बताऊं, सर्दियों का मौसम सबसे रोमांटिक मौसम होता है और उसके बाद बरसात के दिन और 1 मिनट गर्मियों का मौसम भी। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? या शायद हर मौसम प्यार में एक नया ही रंग लेकर आता है। एक रात 12:30 बजे का समय था और हम 2006 को पीछे छोड़ चुके थे और 2007 हमारे लिए 10 मिनट का हो चुका था। उस समय के बिजी नेटवर्क में भी हम उन खुशकिस्मत लोगों में थे जिनकी बात हो रही थी। यह अलग बात है कि हमें 100 बार एक दूसरे को कॉल करना पड़ा। सबसे पहले उसका फ़ोन मिला। पता है उसने सबसे पहले क्या कहा था? नहीं, उसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा, बल्कि वह खुशी के साथ चिल्लाई, सोना, इस साल हमारी शादी होने वाली है। 2007 आ चुका है। वाह! समय समय पर वह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करती रहती थी जिससे मुझे और भी अधिक लगता था कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा। हाँ, हम इस साल शादी करेंगे और फिर हम साथ साथ रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर डियर, मैंने कहा। तुमको भी। उस रात बिजी नेटवर्क के कारण हम ज़्यादा बात नहीं कर सके, फिर भी हम बेहद संतुष्ट थे और हमें ऐसा लगा जैसे हमारी ही तरह बहुत सारे प्रेमी एक दूसरे से बात करने के लिए पगलाए हुए होंगे। कौन जानता है, उनमें से कुछ इस साल शादी भी करने वाले हों। धीरे धीरे मेरी प्रेम कहानी मेरे दोस्तों तक पहुंची। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यही हुआ। बहुत समय बाद अमनदीप ने हैप्पी एमपी और मुझे ईमेल से आपस में जोड़ा। इस ईमेल में उसने शादी.com पर से मेरे और एमपी के प्रोफाइल की तस्वीर भेजी थी। उसका पहला मकसद तो हमारा इसके लिए मजाक उड़ाना था कि हमने अपने बारे में वेबसाइट पर बढ़ा चढ़ा कर लिखा था। दूसरे, वह यह भी जानना चाह रहे थे कि क्या वेबसाइट ने हमारी कोई मदद की। बाद में उस शाम हम चारों एक साथ चैट करने लगे। हैप्पी, राम जी, तो तुमने आखिरकार इस गधे को पकड़ ही लिया। हाँ, अच्छा किया। अमरदीप, अब तुम भी बोलो।
अभी तक कुछ मिला या नहीं? रवीन, अगर तुमने वहाँ हमारी प्रोफाइल देखी है तो ज़रूर वहाँ पर तुम्हारा भी होगा। बता साले। अमरदीप, अगर मेरा होगा तो मैं छुपाऊंगा नहीं। अब बात मत बदलो। एमपी तुम बताओ। हैप्पी, हाँ एमपी हमको बताओ। अब तक कितनी? एमपी, अरे यार यह बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ खास नहीं, मैं अब शायद ही उसे देखता हूँ। अमरदीप, तभी तुम्हारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर 98% दर्ज है। रवीन, हाँ हाँ गधे। अमरदीप, तुम इतना हंस क्यों रहे हो रवीन? तुम बताओ, तुमको मिली? रवीन, हाँ मुझे तो कोई मिल गई। एमपी, क्या मिली? रवीन, वो हैप्पी। कौन? रवीन, उसका नाम खुशी है। अमरदीप, तुम सीरियस तो हो ना? रवीन, एकदम सीरियस। हैप्पी, हूँ। तो इसे मिल गई? मिल गई? यह तो मज़ेदार है। सब कोई चैटिंग छोड़ो और हेडफोन उठाओ। हम इसकी कहानी अभी सुनेंगे और अगले आधे घंटे तक मैं उनको अपनी अब तक की कहानी सुनाता रहा। बातचीत जश्न के शोर शराबे के साथ ख़त्म हुई, शुभकामनाओं और इस वादे के साथ कि मैं उन सबसे जल्दी ही बात कराऊंगा। 8 जनवरी 2007। मेरा कोई खास अच्छा नहीं दिखने वाला घर उस सुबह अच्छा लग रहा था, और हो भी क्यों नहीं। उस दिन मेरे होने वाले सास ससुर को जो आना था। खुशी की मम्मी पापा को इस बात को जानकर कि दमे की वजह से मेरी माँ जाड़ों में सफ़र नहीं कर सकती, वे हमारे घर आने के लिए तैयार हो गए। मैं उनको रिसीव करने के लिए संबलपुर स्टेशन पर गया था। ट्रेन समय पर आई और मैंने भीड़ में उनको बड़ी आसानी से स्टेशन पर उतरते हुए देख लिया। मैंने उनके पाँव छुए, उनका हालचाल पूछा और उनके बैग उठा लिए। स्टेशन से लौटते हुए मैंने उनको अपने छोटे से शहर के कुछ खास ठिकाने दिखाए। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड जो महानदी पर बना हुआ है। मम्मा चकित रह गई जब मैंने उनको बताया कि यह 4.8 किलोमीटर लंबा है, जिसके जवाब में उन्होंने शरारती ढंग से भाखड़ा नांगल के बारे में बताया जिसे उन्होंने पहले देख रखा था। दोपहर 12:30 बजे में हम घर पहुँचे। दोनों मम्मी पापा आखिरकार एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। हमारे देश में लड़के लड़की का एक दूसरे को देखना शादी के सारे प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कदम होता है, लेकिन माता पिता के चेहरे पर असली खुशी तब आती है जब वे मुस्कुराते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। मुझे लगता है इससे उनका एक दूसरे के परिवार के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, उनको शादी के लिए आगे बढ़ने का हौसला देता है। मुझे अब इसमें शक है कि वे सचमुच नौजवानों पर 100% विश्वास करते हैं। खैर, किसी तरह मम्मी पापा एक दूसरे से मिल गए, सिवाय टिंकू के जो अपने ऑफिस के काम से भुवनेश्वर में था। पूरे परिवार से मिले वे। हम फिर गेस्ट रूम में बढ़े जहाँ उसके मम्मी पापा को ठहराना था। उनको हमारा घर अच्छा लगा, खासकर उसकी माँ को। उन्होंने हमारे आंगन में अमरूद और जामुन के पेड़ पर ध्यान दिया और इस बार मेरी बारी थी बोलने की। देखिए, हमारा पेड़ आपके पेड़ से बड़ा है। और सब हंसने लगे। वे नींबू शरबत पी रहे थे। मेरी माँ किचन में लौट आई। वह बहुत बिजी थी। कुछ ही देर में दोनों मेहमानों को प्राइवेसी मिल गई। नई जगह पर कुछ सामान्य होने के लिए ताकि थोड़ा आराम कर लें, नहा धो लें। हम सब फिर लंच पर मिले। लंच को अच्छा तो होना ही था और असल में वह हमारे घर पर सबसे अच्छा लंच था। अच्छा खाना, अच्छे लोग, अच्छी बातचीत और सब कुछ एक अच्छे मकसद के लिए। खाने के साथ बुजुर्ग यादों के रास्ते निकल आए। अपने ज़माने की शादियों को याद करने लगे और उसकी तुलना आज के समय से करने लगे। और मैंने सोचा कि 490 साल बाद मैं आज की शादी को याद करूंगा या फिर पता नहीं, तब तक शादी का चलन ही न रहे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों को लेकर चर्चा की। आज का समाज, लोगों की सोच, जनरेशन गैप और भी इसी तरह की बातें थी मैं जिसके खिलाफ बोल सकता था, लेकिन फिर मुझे सिर्फ इसकी चिंता थी कि उनकी बेटी से मेरी शादी हो जाए। इसलिए मैं उन सब बातों में अपना सिर हिलाता रहा जो उन्होंने नई पीढ़ी को लेकर कही, लेकिन अंत में उन्होंने खुश कर देने वाली बात कही। कहा कि इस देश का भविष्य उज्जवल है। अच्छे बच्चों की तरह मैंने मम्मी पापाओं को अकेला छोड़ दिया जिससे वे उसको लेकर बात कर सके जिसकी बात करने वे आए थे। मैं बरामदे में गया और जामुन के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लेटकर मैंने उसे फ़ोन किया। हे हाय, वहाँ क्या चल रहा है? उसने पूछा। ऊपर आकाश है, मैंने जवाब दिया।
शट अप, बताओ ना, मेरी मम्मी कैसी है? क्या ठीक है? कमाल है, मुझसे पूछो कि मैं कैसा हूँ। तुमको कुछ नहीं होने वाला है, तुम हमेशा अच्छे रहोगे क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैं हूँ, उसने बड़े प्यार से जवाब दिया। हालांकि मुझे लगा कि क्या यही बात उसकी माँ पर लागू नहीं होती। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है और तुम्हारे डैड के बारे में भी पूछना चाहिए था, लेकिन उसने हमेशा कहा कि वह पहले माँ की बेटी है, उनकी प्यारी बेटी। फिर मैंने उसको यह सब बताया जो कुछ मेरे घर पर हुआ था और यह कि शाम का क्या प्रोग्राम था। इस बीच अंदर से ठहाके की गूंज सुनाई दी और मैंने सोचा कि अंदर जाकर देखना चाहिए क्या बातचीत चल रही थी। हमने फ़ोन रख दिया और मैं अंदर चला गया। मैंने अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया, लेकिन वे बड़े लोग तो चुटकुले सुना रहे थे, उन मज़ेदार बातों को याद कर रहे थे जो मैं छुटपन में किया करता था। आखिर माता पिता इस तरह के शर्मिंदा करने वाले राज दूसरों के सामने क्यों खोल देते हैं? मैं कोई अकेला बच्चा नहीं था जो सोते में अपना अंगूठा चूसा करता था। इसमें क्या हो गया? खैर, हमने उस शाम के लिए अपना प्लान बनाया, हीराकुंड बांध तक जाने का। मम्मी घर में ही रहना चाहती थी। अपनी सेहत के और घर के कामकाज के कारण सबसे बढ़कर डिनर के लिए मैं मम्मी के साथ रुकना चाहता था, लेकिन उनका मानना था कि मैं खुशी के मम्मी पापा के साथ रहूं। बस आधे घंटे की तो बात है, हम आ जाएंगे, उन्होंने कहा। फिर दोपहर की नींद और शाम की चाय के बाद हम अपने प्लान के मुताबिक चल पड़े। हमारा ठिकाना हमारे घर से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हमें समय नहीं लगा और हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच गए। गाड़ी पार्क करके हम जवाहर मीनार पर चढ़ गए, जो निगरानी करने के लिए बनवाया गया था। हम ज़मीन के करीब 150 फुट की ऊंचाई पर थे और वहां से बांध का पानी खूब अच्छी तरह से दिखता था। हमारी दाईं तरफ विशाल बांध था, नीचे से टरबाइन की आवाज़ आ रही थी। हमारी बाईं ओर बहुत सुंदर नज़ारा था, ऊपर आधा जलता सूरज, सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर नज़ारा था। आकाश और पानी के बीच की रेखा को देखा जा सकता था। जल्दी ही हमारी छाया दिखाई देने लगी। टावर की लंबी छाया खत्म हो रही थी। सूरज उस दिन के लिए गुड बाय कह रहा था और सामने खामोश द्वीप थे, छोटे बड़े, दूर नज़दीक, मीलों फैले पानी में। रात के पक्षियों के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि वे आएं और वहां राज करें। पक्षी अपने घर के लिए उड़ान भर रहे थे और टावर से हम अपने शहर की रोशनी को जलते हुए देख सकते थे। सब ने उस जगह की सुंदरता की तारीफ़ की। मैं इस बात से खुश था कि उस जगह पर खुशी के मम्मी पापा को लेकर आया और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी मम्मी ने कहा था कि जब खुशी यहाँ आए तो उसको इस जगह पर लेकर आना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके डैड ने कहा, यह उसी तरह का दिलकश नज़ारा है जैसा मैंने पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे से गुजरते हुए खंडाला की पहाड़ियों में देखा था और जिसको देखकर मैंने कविता लिखी थी। अब भी मेरा मन वैसा ही कर रहा है। यह सुनकर इतना अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसके ऊपर कोई कविता लिखी थी या नहीं, लेकिन वे तब तक नहीं जानते थे कि मेरे छोटे से शहर बुर्ला में ऐसी सुंदरता है। हम करीब 8 बजे लौटे, डिनर से थोड़ी देर पहले, और तब जाकर वहाँ लोग वह बात करने लगे जिसके लिए खुशी के माता पिता यहाँ आए थे। और एक सच्चे प्रेमी की तरह मैं अपनी महबूबा को वह सब कुछ बता रहा था जो वहाँ चल रहा था। कुछ देर बाद जब मैं भी उस बातचीत में शामिल हुआ तो हम सब एक से नतीजे पर पहुँचे। सगाई की रस्म फरीदाबाद में 14 फरवरी 2007 को होगी। खुशी और मैंने वह तारीख बहुत पहले चुन रखी थी। उसने कहा था कि वह वैलेंटाइन डे पर अपने मंगेतर के साथ इस दिन को मनाना चाहती थी, जबकि मेरा मन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाने का था। इसलिए हम दोनों इस पर राजी हुए कि 14 फरवरी की शाम को हम एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। दिन में वह मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी और रात में मैं उसका मंगेतर हो जाऊंगा। कितना सीधा रास्ता निकल आया, नहीं? तो यह तय हुआ कि सगाई 14 फरवरी को होगी और शादी नवंबर में किसी समय। उसके बाद हम सब ने खाना खाया और फिर उसके मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। खुशी खुशी मैं अपने मम्मी पापा से बातचीत करने लगा। हम अपने स्तर पर सगाई के लिए प्लान बनाने लगे जो 1 महीने बाद ही थी। वह आज तो ज़रूर खुश है।
ऐसा लगता है वह मुझे कुछ कहना चाहती है और मैं पूछ रहा हूँ क्या, लेकिन वह अपना समय ले रही है। मैं सुन रहा हूँ कि वह अखबार के पन्ने पलट रही है। फिर वह बोलती है सोना, और एक पल की खामोशी के बाद उसने कहा, शराब न पीने के बारे में तुम्हारा वादा। मैं तुमको उस वादे से आज़ाद करना चाहती हूँ। क्या? एक पल को तो मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन तो भी मैं खुश हूँ। मैं एक बार फिर अखबार पलटने की आवाज़ सुनता हूँ। वह कहती है, तुमने पिछले 7 महीनों में इस वादे को निभाया है। मुझे लगता है शराब तुमको नहीं बिगाड़ेगी। मुझे कुछ शक हुआ कि अभी ऐसा कहने का सिर्फ यही कारण नहीं है, पक्की बात है कि बस यही कारण है। शरारती ढंग से उसने सारा सच सामने रखा। वह अखबार से एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा है कि कम मात्रा में शराब पीने से क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसमें वह भी लिखा है कि प्रेमी जोड़े अपने रोमांटिक पल को एक गिलास चैंपियन से खास बना सकते हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। वह कहती है, मैं तुम्हारी इसके लिए इजाज़त देती हूँ कि तुमने अब तक वादा निभाया। अब मैं इसे तोड़ देने के लिए कहती हूँ। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, बस मुस्कुरा देता हूँ। मुझे यह अच्छा लग रहा है। वह कहती है, तुमको काफ़ी समय हो चुका है, तुम्हारा मन कर रहा है कि आज शाम अपने दोस्तों के साथ शराब पियो। नहीं, क्यों? हाँ हाँ ठीक है, आज रात नहीं। मैं हंस रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपने वादे से आज़ाद कर दिया, और मैं और भी खुश इसके लिए हूँ कि मैं उसे निभा सका। मैं केवल अपने दोस्तों का साथ देने के लिए पीता हूँ। शायद जब अगली बार मुझे पीने के लिए कहें तो मैं उनके साथ पी पाऊँगा। हालांकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। वह कहती है कि मेरी अंतिम लाइन उसे अच्छी लगी। शुक्रवार की दोपहर थी और हमेशा की तरह मैंने उसे लंच से पहले फ़ोन किया। मुझे उसे बताना था कि हमने रिजर्वेशन करवा लिया है, कि यह भी कि हम कब उसके घर आने वाले थे, और मैं यह भी जानना चाहता था कि उसकी तरफ क्या कुछ हो रहा था। असल में मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, तो भी हमारी सगाई से जुड़ी बातें इतनी अच्छी लग रही थी कि हमें उसके बारे में बार बार बात करना अच्छा लग रहा था। ऐसा सबके साथ होता है, नहीं? हे हाय मेरी प्यारी बेबी, सुनो, हमने अगला काम भी पूरा कर लिया है, हमने अपना। लेकिन उसने मुझे बीच में रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुमको अपने काम के बारे में बताऊंगी। वह पूरे जोश में लग रही थी और उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बहुत खुश थी, मेरा मतलब है कि वह वैसे भी खुश रहती है, लेकिन उस दोपहर वह बहुत ही खुश थी। मैंने उसके बेड से ज़मीन पर कूदने की आवाज़ सुनी। मुझे 1 सेकंड दो, उसने कहा, और अपने आप में गाने लगी, ला 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 ला। अजीब बात है, मैंने सोचा और इंतज़ार करता रहा कि उसका 1 सेकंड पूरा हो जाए। ओके, तुमको पता है मैंने क्या किया है? उसने अपनी प्यारी आवाज़ में पूछा। नहीं, बताओ। मैंने अभी अभी कुछ फूलदानों को पेंट किया है और कुछ मोमबत्ती स्टैंड भी। तुमको पता है कि वे किस तरह के हैं? कटोरे के आकार की, मिट्टी के बने हुए, जो पानी ताज़े गुलाब की पंखुड़ियों से भरे रहेंगे और उसके ऊपर जलती हुई मोमबत्तियां तैरती रहेंगी। वाह, लेकिन तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? अरे बुद्धू, हम उनको उस जगह पोडियम पर रख देंगे जहां अंगूठी पहनाने की रस्म होगी। उससे थोड़ी सुंदरता आ जाएगी और आसपास मीठी खुशबू फैल जाएगी। ओह वाह, यह तो बहुत अच्छा रहेगा यार। उसके बाद वह फिर से बिज़ी हो गई, शायद फिर से मोमबत्ती स्टैंड पर काम कर रही हो। अच्छा सुनो, मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है। मैंने उससे कहने की कोशिश की। वाह, पता है मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, सुंदर लग रहा है। पता नहीं उसको क्या हो गया था, वह मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और सगाई वाली शाम की तैयारी में लगी हुई थी। वह गा रही थी, वह पहले से अधिक हंस रही थी। उसको अपने आसपास का सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। ला ला ला। ये पता है क्या, खाने का सारा मेन्यू तय हो चुका है। मैंने ही सेलेक्ट किया है। डैड उसके हिसाब से ऑर्डर भी दे चुके हैं। सारी ख़रीदारी हो चुकी है। कुछ छोटे मोटे सामान को छोड़कर मैं उनकी ख़रीदारी कल करूँगी। और वह सारी लिस्ट गिनाती रही, वह क्या ख़रीदने वाली है और सगाई वाले दिन वो क्या पहनने वाली है। अरे देखते रह जाओगे, पहली बार नज़र में ही मैं तुम्हारे होश उड़ा दूँगी। वह फिर से कूदने और गाने लगी, इस बार कुछ ऊंची आवाज़ में। तुमको क्या हो गया है? मैंने सुना, उसकी मम्मी पूछ रही थी। यह पागल हो गई है, मैंने सुना, नीरू कह रही थी। और खुशी, वो नाच रही थी, गा रही थी। अरे मामा, मैं पागल हो रही हूँ क्योंकि 3 दिन बाद मेरी सगाई है। ला ला ला।
और फिर मुझे लगता है उसने अपनी माँ को भी अपने डांस में शामिल कर लिया। वह पागल हो गई थी। प्यार का पागलपन हर बीतते दिन के साथ उसका सपना पूरा होता जा रहा था। वह 7वें आसमान पर थी। अचानक उसकी माँ ने फ़ोन लिया और मुझसे बात करने लगी। मेरी बेटी आज पूरी तरह पगला गई है, सुबह से हंसे जा रही है, वह इतनी खुश है, मुझे तो डर लगने लगा है कहीं कुछ। जब आपकी शादी हो रही होगी तब आपको भी ऐसा ही लगा होगा। मैंने सुना खुशी पीछे से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ दूर जा रही थी, जैसे वह कमरे से दूर जा रही हो। तुमने सुना? उसकी चिंतित और मासूम माँ ने पूछा। हाँ हाँ, लेकिन अम्मा मुझे आज उसकी बेटी और भी अच्छी लग रही है। आप फ़िक्र मत कीजिए, उसे तैयारियों का मज़ा उठाने दीजिए। उसकी माँ से मुझे पता चला कि सुबह से ही कई बार उस शाम को पहनने वाली ड्रेस पहनकर देख रही है। अपनी सैंडल, अपनी चूड़ियाँ, उसने उसी सब के कारण ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। सुबह का सारा समय उसके हाथ में पेंट लगा रहा जो वह गुलदानों मोमबत्ती स्टैंड पर कर रही थी। तुमको रविन से बात करनी है? उसकी माँ ने उससे पूछा। बाहर से उसकी धुंधली बचकानी आवाज़ आई। मम्मा, उससे कह दीजिए मैं अपनी सगाई की तैयारियों में लगी हुई हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब न करें। वह सगाई की खुशी में इस कदर डूबी हुई थी कि शायद वह यह बात भी भूल गई थी कि उसकी किसके साथ सगाई होने वाली थी। मैंने अपनी प्यारी राजकुमारी को उसके काम के साथ छोड़ दिया, लेकिन फ़ोन रखने से पहले मैंने उसकी माँ से यह बता दिया कि हमने रिजर्वेशन करवा लिया है और हम फरीदाबाद कब पहुँचने वाले थे। और मैंने खुशी का ला 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 सुना। मैं यह सोचकर हैरत में था कि किस तरह से इस सब की तैयारी संभाल रही थी। एक तरह मैं रस्म के लिए सब कुछ निपटाने की तैयारी में लगा था। मेरा जीना मुहाल हो गया था। टिकट की बुकिंग, अपने दोस्तों को बुलाना और उनका शेड्यूल तय करना, कपड़े गहने खरीदना, मिली जुली चीज़ों की खरीदारी, जो सबसे ज़्यादा सिरदर्द था। मैं थका हुआ था, परेशान था। दूसरी तरफ खुशी यह सब इतने अच्छे से संभाल रही थी। हंसना, बचपना, हर पल का आनंद उठाना, प्लानिंग, शॉपिंग और सब कुछ एक बार आजमा कर देखना। मुझे इस सब के बीच उसे इतने आराम से देखकर हैरत हो रही थी और मैंने इसी वजह से उसे प्यार किया था। खाना ख़त्म करके मैं अपने ऑफिस के फूड कोर्ट में दोपहर अकेला था और उसकी उस खुशी को याद करके मुझे हंसी आ रही थी। मुझे उसके लिए खुशी हुई और इस बात की कि वह मेरे जीवन में थी। खुशी के लाइफ का फंडा बहुत साफ था। वह जीवन के हर पल का आनंद उठाना चाहती थी। वह कहती रहती थी, जब आपका मन बारिश में डांस करने का हो तो इस बात को भूल जाओ कि दूसरे क्या कहेंगे। बस अपनी इच्छा पूरी कर डालो। यह आपका पल है, यह आपकी खुशी है। जब उसने कहा कि सगाई, शादी, ये सब मौके जीवन में एक बार ही आते हैं, तो सही कह रही थी। इसलिए वे अनमोल होते हैं। आपको उनका जश्न मनाना चाहिए, आपको उनको यादगार बनाना चाहिए। यह सब सोचकर मैं भी मस्त हो जाना चाहता था। हाँ, यह मेरी सगाई है, मैंने खुद से जोश में कहा और पानी की आखिरी घूंट पीकर मैं ऑफिस में छुट्टी पर जाने से पहले का बचा हुआ काम पूरा करने लौट आया। मैंने अपने कंप्यूटर पर छुट्टी का फॉर्म भरा अगले 2 हफ्तों के लिए। कारण मैंने लिखा, मेरी सगाई है। मेरा सेलफोन ऑफिस के किसी काम के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, केवल शुभकामनाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। बाद में रात को मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर जोश के कारण लहरें उठ रही थी। जल्दी ही मेरी सगाई हो जाएगी, मैं किसी का मंगेतर हो जाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ होने और किसी और लड़की को ढूंढने की मेरी आज़ादी जाती रहेगी। एक अंगूठी जो मैं जल्दी ही अपनी अंगुली में पहनूंगा, लड़कियों की आने वाली ट्रैफिक को रोक देगा। मेरा कुंवारापन जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। क्या मैं आगे इस जीवन का आनंद इसी तरह उठा पाऊंगा जिस तरह मैंने अब तक उठाया था? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी उंगली में उस अंगूठी को देखना चाहता था। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं भविष्य तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं खुशी से शादी करना चाहता था। मैं उसके लिए मरा जा रहा था, प्यार करना चाहता था। प्यार की लहरों से मेरे दिल के समुद्र में तरंगे उठने लगी। मैंने उसे कॉल किया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ। हाँ, पागल तो नहीं हो गए? मैं इस समय ऑफिस में हूँ और मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं। उसने शरारती हंसी के साथ जवाब दिया। कुछ सप्ताह पहले वह अमेरिकी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी थी और नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। मैं जानता था, लेकिन मैं अपने ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि मैं बात करता रहा और मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे चेहरे को अपनी उंगलियों से महसूस करना चाहता हूँ। सोना, सुनो,
वह अब भी हंस रही थी और मेरे ख़यालों के प्रोसेस को रोकने की कोशिश करना चाहती थी। और फिर मेरी उंगलियां, सुनो डियर, प्लीज़, मैं तुम्हारे मूड को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं। उसने इतने प्यार से कहा कि मुझे तकलीफ़ न पहुँचे। काम छोड़ो, सब छोड़ो। मैंने कहा, मैं तुमको प्यार करती हूँ डियर, लेकिन छुट्टी लेने से पहले, आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है। तुम नहीं चाहते कि मैं अपना सारा काम पूरा कर लूँ, जिससे मैं अपनी सगाई का मज़ा उठा सकूँ। वह इसी तरह से मुझे सोचने को मजबूर करती थी और वास्तविक दुनिया में ले आती थी। मैंने उससे कहा, जिससे उसे समझ में आ जाए कि मैं समझ गया, लेकिन तब भी मैं उदास था। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमको करीब 5 बजे उठा दूँगी घर पहुँचते ही। उसने मुझे दिलासा देने के लिए तुरंत कहा, मुझे 5 बजे उठाओगी? क्यों? शायद मैं तुम्हारी उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहूँ। ठीक है, काम करो, सेक्सी सुबह से पहले अपनी नींद का आनंद उठाओ। 5 बजे मिलते हैं। उसने मुझे किस किया और अपने काम पर लौट गई। आधी नींद में मैं अपने तकिए के नीचे मोबाइल फ़ोन के पास पहुंचा। पर्दों से छनकर हल्की रोशनी आ रही थी। मुझे समझ में आ गया कि सुबह हो गई थी। मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर टाइम देखा, 6:30 बजे थे। मुझे याद आया कि खुशी मुझे फ़ोन करने वाली थी। फिर उसने कॉल किया क्यों नहीं? क्या वह सो गई? अभी भी मैं रात वाले मूड में ही था। मैंने उसी रुकी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उसका नंबर डायल किया। उस सर्द सुबह मैं अब भी अपने कंबल में लिपटा हुआ था। लंबी रोमांटिक बातचीत के लिए मैंने अपना हैंड्स फ्री कानों पर लगाया हुआ था और रोमांस की दुनिया में जाने से पहले मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसका फ़ोन बजता रहा, लेकिन उसने उठाया नहीं। मैं तुमको सोने नहीं दूंगा डियर, मैंने अपने आप से कहा और उसका नंबर रिडायल किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि फ़ोन किसी आदमी ने उठाया। हेलो, आवाज़ तेज़ी से हाँफ रही थी। कौन है? मैंने अचानक उठते हुए कहा। गिरीश। मैं समझ गया कि वह कहीं भागा भागा जा रहा था। उसके आसपास आवाज़ थी, आपके पास खुशी का फ़ोन क्यों है? उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सेल फ़ोन किसी और को दे दिया। हेलो, एक और आदमी की आवाज़ ने कहा। पुष्कर। हाँ रविन। क्या हुआ यार, तुम सब लोग? खुशी कहाँ है? मैंने अपना कंबल फेंकते हुए चिंतित होते हुए पूछा। रविन, हम लोग आईसीयू की तरफ भाग रहे हैं। खुशी का एक्सीडेंट हो गया है।